आज हम कक्षा 10वीं के साइंस विषय के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं 118 अलग अलग रासायनिक तत्वों की अभी तक पहचान हुई है। ये तत्व जब आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, they combine together and form the compounds। अतः therefore इनके रासायनिक गुण धर्म के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत क्लासिफाइड किया गया है और इस वर्गीकरण के अंतर्गत ये हैं अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इस अध्याय में हम इन्हीं 3 तत्वों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सर्वप्रथम तो हमें यह पता करना होगा कि दिया गया तत्व एसिड है अथवा बेस, जो भी तत्व हमें प्राप्त होगा वो अम्लीय गुण रखता है अथवा क्षारीय गुण। तो यह जानने के लिए पहले हमें इंडिकेटर, जिसे कि हम कहते हैं सूचक के बारे में जानना चाहिए, या सूचक के बारे में जानना आवश्यक है। सूचक एक प्रकार से बच्चों रंजक होता है। सूचक जो होता है ना, एक प्रकार से रंजक होता है, दैट इज डाई, जो अम्ल व क्षार में अलग अलग रंग अथवा कलर प्रदर्शित करता है। अर्थात इंडिकेटर सूचक से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है। बच्चों, सामान्य रूप से सूचक जो लेबोरेटरी में उपयोग में लाए जाते हैं, हम लैब में जो उपयोग में लेते हैं, वे हैं लिटमस, जिसके बारे में आप जानते हैं, लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। बच्चों, लिटमस जो होता है ये एक प्राकृतिक सूचक है, इट्स ए नेचुरल इंडिकेटर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इंग्लिश में कहावत है, वी आर नोइंग बट वी आर नॉट नोइंग। तो लिटमस प्राकृतिक सूचक है, उसी प्रकार एक और सूचक है, वह सूचक होता है, आप जानते हैं, हल्दी। बेटा, कई बार आपने हल्दी वाले हाथों को साबुन से धोया होगा, और याद करिए कि जब आप साबुन से धो रहे थे तब हल्का हल्का सा पिंकिश रेडिश कलर अपने हाथों में आया। हल्दी ने क्षार का परिचय दिया कि आप क्षार से हाथ धो रहे हैं, लेकिन अम्ल के साथ यह हल्दी प्रदर्शित नहीं करती है, यह प्राकृतिक सूचक है। बच्चों, लिटमस पेपर एसिड में लाल कलर देता है और वहीं क्षार के साथ यह नीला कलर देता है। ये सामान्य तौर पर आपको बताया जाएगा, ये एक विशेष प्रकार के पेपर होते हैं जो अम्ल एवं क्षार में अपने कलर को चेंज कर देते हैं। तो एसिड में नीले कलर को लाल कर देता है और क्षार में लाल कलर को नीला प्रदर्शित करता है, मैथिल ऑरेंज। एसिड में यह लाल व क्षार के साथ
येलो, पीला कलर देता है, मेथिल ऑरेंज। अम्ल के साथ तो लाल कलर देता है, जबकि क्षार के साथ ये पीला कलर देता है। बच्चों, ये जो सूचक होते हैं ना, ये अम्लीयता और क्षारीयता की एक माप भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, ये सूचक, इसके अंदर सूचक पेपर है। ये सूचक पेपर आप देख सकते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 10 तक, 1 से लेकर 6.9 तक भी अगर होगा तो एक पूरा अम्लीय होगा, 2 उससे कम अम्लीय होगा, 3 और थोड़ा कम अम्लीय होगा, और ऐसा करके हम 6.9 तक भी आएंगे तो दुर्बल अम्ल, वीक एसिड तक वह तत्व कहलाता है, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो सूचक है वो अम्लीयता बताता है, तो 6.9 तक जो pH बताएगा वह दुर्बल अम्ल की बताएगा, जबकि 7 pH पानी की होती है। फिर आप देखिएगा, इधर कलर में देखिए आप, 8 9 10 की ऊपर रेंज जाती है। तो यहां 1 पर सबसे ज्यादा अम्लीयता है, 6.9 पर दुर्बल अम्लीयता दुर्बल हो गई है, 7 न्यूट्रल होता है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, या 10 तक आपको इस पेपर में संख्या दिख रही होगी, 1 to 10, तो 10 पे ये धीरे धीरे क्षारीयता की ओर बढ़ रहा है। बच्चों, अभी हमने आपको सूचक के बारे में बताया था। जो अम्ल की अम्लीयता और क्षार की क्षारीयता की एक सीमा तक कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय वह बताते हैं। यही तो वो अम्ल है जिन्हें हम एसिड कहते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं। नींबू का नाम सुनते ही आपको एहसास हो जाता है कि वह खट्टा है। उसका खटास या उसकी खटासपन ही उसका स्वाद है, और वही उसकी पहचान है। खट्टा स्वाद इसलिए कि उसमें अम्ल की अधिकता का होना, अम्ल की मात्रा अधिक होना। यह जो खटास है, ये सिट्रिक एसिड, नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड के कारण खट्टा होता है। जैसा मैंने सूचक के टाइम आपको बताया था, अम्ल की एक प्रकृति होती है, और वह प्रकृति मैंने आपको बताई थी कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। खट्टे स्वाद का अगर हम और प्राकृतिक रूप से उदाहरण लें तो कच्ची कैरी, खट्टे अंगूर, ऑरेंज, और सबसे बढ़िया उदाहरण और जिसे हम चाव से भी खाते हैं वह है इमली। कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड विनेगार में हमें मिलेगा, और सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है। इसी प्रकार कर्ड में लैक्टिक एसिड और इमली में टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक में, जो चींटियां काटती हैं तो हमें एकदम खुजली होती है, जलन होती है, लाल लाल हो जाता है, और कई बार तो थोड़ा सूज जाता है, और आंखों में काट लेती है तो आंखें बहुत सूज जाती है। ऑर्गेनिक एसिड्स सामान्य तौर पर दुर्बल अम्ल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड सामान्य तौर पर वीक एसिड्स है, और ये जो प्राकृतिक है इन्हें खाने में उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि विनेगर में एसिटिक एसिड है, या लैक्टिक एसिड कर्ड में है, हम दही खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्राकृतिक अम्ल हैं, इनको हम अपने फूड पदार्थ में उपयोग में ले सकते हैं।
वे अम्ल जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं वो खनिज अम्ल कहलाते हैं। ये वही एसिड है जिनसे अपन सब थोड़ा घबराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दैट इज नोन एज तेजाब, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये खनिज तत्वों से प्राप्त हुए एसिड हैं और ये अत्यधिक हानिकारक हैं। ये किसी भी सीमा तक नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि इनकी सांद्रता अधिक होती है। इनको अगर हमें दुर्बल अम्ल में बदलना है तो इसमें हम इनको धीरे धीरे पानी में ऐड करते हैं, तब जाके दुर्बल अम्ल में बदलते हैं। लेकिन दुर्बल अम्ल का मतलब भी ये नहीं है कि ये अपनी प्रवृत्ति छोड़ देंगे। दुर्बल अम्ल कम नुकसान पहुंचाएगा सांद्र अम्ल की तुलना में, लेकिन नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये खनिजों से बने हुए, ये सभी जो खनिज अम्ल होते हैं इनकी सांद्रता अधिक होती है और इनकी सांद्रता अधिक होने के कारण एक्चुअली ये हैजार्ड्स हैं और कोरोसिव हैं और ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारी स्किन बर्न कर सकते हैं, इनसे आंखों को, शरीर को नुकसान हो सकता है, कपड़ों को जला सकते हैं। इनका मुख्य कारण है इनकी सांद्रता का अधिक होना। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि अगर ये डाइल्यूट होंगे तो इनका उपयोग किया जा सकता है किसी भी तरह से, ऐसा नहीं, हैंडल विथ केयर। लेकिन दुर्बल जो होते हैं वो थोड़ा कम नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नुकसान पहुंचाएंगे। दुर्बल अम्ल भी हमारी जो आंखें हैं इनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो जैसा कि बच्चों मैं आपसे बता रहा था, सांद्र अम्ल और दुर्बल अम्ल। सांद्र अम्ल जिनमें पानी की मात्रा कम होती है, दुर्बल अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। दुर्बल करने के लिए अम्ल को जल में डाला जाता है। ध्यान दीजिएगा आप बात को, अम्ल को जल में डाला जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जब ये पानी में मिक्स होते हैं तो इनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। और कई बार ज़्यादा जल्दी से डालने से, जैसे अपन गरम तवे में कैसे पानी डाल देते हैं तो वो एकदम उछलता है, उसी प्रकार से ये इस प्रकार के सांद्र अम्लों में अगर हम सीधे पानी डाल दें, HCl में इतना नहीं होता क्योंकि HCl ऑलरेडी मैक्सिमम 30% का आता है। नाइट्रिक एसिड 58% से 60% का होता है। H2SO4 98.8 होता है। तो इनकी सांद्रता अधिक होती है। तो अधिक सांद्र जो एसिड होते हैं उन एसिड को पानी में डाला जाता है। एसिड में पानी नहीं डालते। उसका कारण यह है कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन उत्पन्न होती है और ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये इससे पानी एकदम कई बार उछल भी सकता है और कई बार वो जो पात्र अगर नाजुक है या कई बार वो पात्र अगर कमजोर है या कांच का है तो फट सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सिंग के दरमियान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो पानी से अभिक्रिया जब ये करते हैं तो ऊष्मा को भी उत्सर्जित करते हैं। लेकिन यहां कहने का तात्पर्य यह है कि सांद्र को या कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट किया जा सकता है। कंसंट्रेटेड को हम डाइल्यूट कर सकते हैं और ये खनिज अम्ल है जैसा कि मैंने आपको बताया है और ये हैजार्ड्स होते हैं। बच्चों अभी हम अम्ल की भौतिक प्रवृत्ति की बात कर रहे थे। अब मैं आपको अम्ल के रासायनिक गुण धर्मों की तरफ ले चलता हूं। अम्ल जब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है एवं इनकी अभिक्रिया से क्या बनता है। जैसे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं या हाइड्रोजन गैस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn व्हेन रिएक्ट विद द H2SO4, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा, Zn इज अ मेटल, तो ये जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन देगा जो कि एक गैस के रूप में है जिसे हम एरो के रूप में बताते हैं। उसी प्रकार से जिंक मेटल है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा, ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है या रिलीज करता है। अब ये हाइड्रोजन गैस को जो लिबरेट होती है, इसे कंफर्म करने के लिए मैं आपको यहां पर एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं। देखिए, मैंने एक स्टैंड लिया, स्टैंड में एक ट्यूब लगाई, यह ट्यूब कहलाती बॉइलिंग ट्यूब। इस बॉइलिंग ट्यूब को के ऊपर रबर कॉक लगा दिया, रबर कॉक में पहले छिद्र कर दिया और एक ग्लास ट्यूब उसमें से निकाल कर, ये टब है और ये टब में सोप सॉल्यूशन, साबुन का पानी भरा हुआ है। ये जो बॉइलिंग ट्यूब मैंने आपको दिखाई है, इसमें हमने जो लिया है डाइल्यूट H2SO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स, ये है जिंक ग्रेन्यूल। डाइल्यूट H2SO4 जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन करते तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, उसमें से निकलती है, उसमें से उत्पन्न होती है। अभिक्रिया के दरमियान जब वो हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो निकलकर इस ग्लास ट्यूब के थ्रू होकर ये टब में हमने साबुन का पानी भरा है उसमें आती है। तो अब ये हाइड्रोजन गैस है, ये हम कैसे कंफर्म करें? तो इसके लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस साबुन के पानी में आएगी तो स्वाभाविक है उसमें से झाग बन के निकलेगा। तो ये झाग बन के वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। थोड़ी सी टब के ऊपर, थोड़ी सी हाइट में ही हम एक कैंडल लेके आ जाएं, या हम ये कहें कि माचिस की तीली जलाएं, तो हम तीली जलाते हैं तो हल्का सा पॉप साउंड आता है, इसके फटने की एक धीरे से आवाज आती है। दिस इज प्रूव दैट, यह सिद्ध करता है कि हमारी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हमारी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, निकलती है। उसके लिए ये एग्जाम्पल आपको बताना आवश्यक था कि जब एसिड किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है या निकालता है। प्यारे बच्चों, अम्ल की प्रकृति के संदर्भ में मैं आपको कुछ और यह बताना चाहता हूं कि अम्ल या एसिड को कभी भी हम धातु के पात्रों में नहीं रख सकते या हमें नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मैंने किसी अम्ल को पीतल के बर्तन में रखा तो मेरे को वो नहीं करना चाहिए। अम्ल को ब्रास के या लोहे के पात्र में नहीं रखना चाहिए, ये हैजार्डस होते हैं, ये उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे पुराने टाइम में दादा दादी ये कहते थे कि अगर दही जमाना है तो मिट्टी के बर्तन में जमाने को प्रेफरेंस देते थे, न कि वो कभी तांबे के बर्तन में जमाते थे या किसी लोहे के बर्तन में जमाते थे, क्योंकि अम्ल उनसे अभिक्रिया करके हमें वो अभिक्रिया करेगा और अगर हम उसको उपयोग में लाएंगे, खाने के उपयोग में लाएंगे, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अम्ल को कभी भी धातु के पात्र में नहीं रखना चाहिए। बच्चों, अब हम अम्लों की धातु कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानें। कार्बोनेट Na2CO3, यह सोडियम कार्बोनेट है। अम्ल अर्थात यहां पर हमने अभिक्रिया करवाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, तो हमें सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस के रूप में प्राप्त होती है। यह सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया जब करता है तो यह NaCl प्लस H2O और यहां पर भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में प्राप्त होती है। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें गैस के रूप में प्राप्त होती है, यह प्रूव करने के लिए हम इसको CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कहलाता है, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्राप्त होता है। जैसा कि बच्चों हमने इस अभिक्रिया में देखा, कार्बोनेट के साथ अम्ल ने अभिक्रिया करी तो यहां पर साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल ने अभिक्रिया करी, यहां पर भी NaCl, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें गैस प्राप्त हुई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमें प्राप्त होती है, यह सिद्ध करने के लिए हम इसकी अभिक्रिया अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्राप्त होता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट की प्रयोग को सिद्ध करने के लिए अब मैं आपको लेबोरेटरी में
ले चलता हूं, अर्थात वहां जो हम प्रयोग करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूं, जिसमें हम ये सिद्ध करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बच्चों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सोडियम कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl अगर मिलाया जाता है तो मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। यह सिद्ध करने के लिए हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, जिसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ऊपर कॉक लगा दिया। यह फनल है जहाँ से ये चार्जिंग किया जाता है। उसके बाद कॉक में छिद्र के द्वारा हमने ग्लास ट्यूब, कांच की ग्लास ट्यूब होती है, यह कांच की ग्लास ट्यूब दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डीप करी, जिसमें कि लाइम वाटर पहले से था। जब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभिक्रिया के दरमियान इसमें से होकर आती है तो यह जो लाइम वाटर सफ़ेद था यह मिल्की कलर का हो जाता है, यह दूधिया कलर का हो जाता है। और यह सिर्फ तभी होता है जब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बच्चों, अभिक्रियाओं के अंतर्गत अगली अभिक्रिया जो हम समझा रहे हैं आपको, वह है अम्ल। जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो हमें साल्ट एंड वाटर, साल्ट और पानी प्राप्त होता है। यह है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम इसके क्लोराइड आयन से अभिक्रिया करके NaCl बनाता है और हाइड्रोजन इस OH ग्रुप से मिलकर पानी बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षार से अभिक्रिया के पश्चात अम्ल साल्ट एंड वाटर देता है। अम्ल जब मेटल के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो तब भी साल्ट और पानी प्राप्त होता है, जैसे CuO प्लस ट्वाइस HCl। जब मैं इस अभिक्रिया को देखता हूं तो मुझे मिलता है CuCl2 प्लस H2O। अब अम्लों के इस सारे विषय को पढ़ने के पश्चात अब हम इसके अंतिम चरण में यह जानेंगे कि अम्लों में सामान्य रूप से क्या समानता होती है। तो जब अम्ल डिसोसिएट होते हैं अर्थात टूटते हैं तो ये H आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। यहां देख सकते हैं हम HCl H प्लस Cl माइनस, ये आयन के रूप में, हालांकि पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन के रूप में नहीं रहता, यह पानी से अभिक्रिया कर लेता है H आयन और ये H3O, ये H2O प्लस H3O बनाता है। उसी प्रकार H2SO4 में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर भी ये H2 ट्वाइस H प्लस SO4 2 माइनस, हमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन प्राप्त हुए। HNO3 यहाँ भी अगर हम देखें तो हमें H आयन प्लस NO3 प्राप्त हुआ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा टूट जाता है। इसी प्रकार से CH3COOH में भी CH3COO प्लस H, तो सभी ने हाइड्रोजन आयन को रिलीज अपने से किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अम्लों में सामान्य रूप से निम्नलिखित समानता होती है। अब बच्चों, हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि हाइड्रोजन युक्त यौगिक सभी एसिड नहीं होते, जिसे हम इस उदाहरण के द्वारा जानेंगे। हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एवं ग्लूकोज का अलग अलग बीकरों में विलयन लेंगे। माना कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक बीकर में लेता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बीकर में अलग से लेना है, उसके बाद ग्लूकोज का विलयन एक बीकर में अलग से लेते हैं।
अब बीकर में यहाँ आप देख रहे होंगे, मैंने ये बीकर लिया है, इसमें हम विलयन डालेंगे। बीकर में ये बीकर है, यहाँ पे एक रबर कॉक है जिसमें 2 लोहे की कीलें लगाई हुई है। इसको एक पूरा सर्किट बना दिया गया जहाँ पर ये स्विच है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। इस सर्किट के साथ एक बल्ब लगा दिया गया है और ये दूसरी नेल से जोड़ दिया गया। उसी प्रकार यही सिस्टम अप्लाई किया गया ग्लूकोज के विलयन में। सर्किट बनाते हुए ये अवश्य ध्यान रखना है कि हम एक बल्ब इस सर्किट में जोड़ देंगे। ये बल्ब है, ये ग्लूकोज के विलयन का बल्ब है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के विलयन का बल्ब है। अब 6 वोल्ट की बैटरी जैसा मैंने आपको बताया, इसमें हम के द्वारा हम करंट प्रवाहित करते हैं स्विच ऑन करके। तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलयन का बल्ब जलने लगता है, बल्ब ग्लो हो जाता है, जबकि ग्लूकोज के विलयन का बल्ब करंट प्रवाहित करने के पश्चात नहीं जलता। इसका क्या कारण हो सकता है? तो बच्चों, अर्थात जलीय विलयन इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करता है। HCl जिस विलयन में घोला गया था वो जलीय विलयन या एक्वा सॉल्यूशन था। तो HCl H प्लस Cl माइनस आयन में टूटा, H प्लस और Cl माइनस आयन्स में डिसोसिएट हो जाता है। H प्लस आयन और Cl माइनस आयन चार्ज्ड पार्टिकल के स्वरूप में होते हैं। ये चार्ज पार्टिकल हैं, इसमें के स्वरूप में होते हैं। हाइड्रोजन H प्लस एक्वा आयन, क्लोराइड Cl माइनस एक्वा आयन। तो HCl के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वहीं पर ग्लूकोज पूर्णतया डिसोसिएट नहीं होता, यहाँ पर आयन का फॉर्मेशन या आयन नहीं बनते हैं, अतः ग्लूकोज के विलयन का बल्ब नहीं जलता। तो बच्चों, आज इस लेसन में जो हमने जानकारी अर्जित करी वह अम्ल क्या होता है एवं अम्ल को कैसे पहचाना जाता है, अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने आज विस्तार से अध्ययन किया। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त करी। अब हमारा यहाँ पे प्रश्न बनता है, वह है सूचक किसे कहते हैं? सूचक अम्ल एवं क्षार से किस प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं? प्राकृतिक सूचक और सिंथेटिक मैन मेड इंसान के द्वारा बनाए हुए सूचक क्या होते हैं एवं कौन कौन से होते हैं? कौन से फल फ्रूट में कौन सा एसिड पाया जाता है? अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होते हैं? इनकी अभिक्रियाओं के बारे में हमने विस्तार से कुछ जानकारी हासिल करी है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप पूरा कंसंट्रेशन देते हुए इस अध्याय को नोट्स बनाकर लिखेंगे और याद करने के बाद वापस लिख कर देखेंगे, आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, नमस्ते।